उसके बाद आए हमारे वैगनर साहब, ठीक है। वैगनर ने अपनी एक थ्योरी दी जिसे हम कहते हैं महाद्वीपीय प्रवासिता, यानी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ऑफ वैगनर। देखिए कब दी? 1908 से 1912 के बीच में इन्होंने टाइम लिया। कुल मिलाकर 1912 में फाइनली इन्होंने बताया था और 1908 से इन्होंने रिसर्च करना शुरू करा, ठीक है। इन्होंने भी जो टेलर है उनकी थीम रखा। कहने का मतलब है जैसे टेलर ने बताया कि पृथ्वी एक थी, फिर टूटी, फिर उस तरीके से महाद्वीप बने, तो इन्होंने भी उसी को समझाने का प्रयास किया, उसी में एड ऑन करना शुरू किया। लेकिन एक चीज जो इनकी थ्योरी में इंपॉर्टेंट है, इन्होंने अपनी जो थ्योरी थी उसका एक मुख्य आधार जलवायु परिवर्तन को बताया, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया कि ये जो थ्योरी आई थी 1908 से 1912 के टाइम पे आई, जिस टाइम पे जलवायु परिवर्तन दुनिया के ज्योग्राफर्स के सामने चैलेंज था, ठीक है। सबको ये समझ नहीं आ रहा था कि जो जलवायु परिवर्तन है ये क्या है, क्यों है, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, कुछ नहीं समझ में आ रहा था। कई सारे लोग जो है जलवायु परिवर्तन पर विचार कर रहे थे, तो उस टाइम पे इन्होंने एक थ्योरी दी। तो इनकी जो थ्योरी थी उसमें जलवायु परिवर्तन को, क्योंकि इन्होंने जलवायु पे बहुत ज्यादा रिसर्च करी, ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे भी इनकी थ्योरी में कि उन्होंने अलग अलग जगहों पे गए, वहाँ के जलवायु को देखा, तो उसके आधार पे भी इन्होंने अपनी थ्योरी का निर्माण करा। तो इस पे ये ध्यान देना है टेलर और इनके जो वैगनर है इनकी थ्योरी में डिफरेंस क्या है, कि इन्होंने जो है जलवायु परिवर्तन को एक आधार बनाया, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा कि सबसे पहले जब ये जलवायु परिवर्तन को देखने गए, अलग स्थानों पर देखने गए, तो इन्होंने पाया कि भूमंडल पर कई अनेक अनेक क्षेत्र हैं, ऐसे ऐसे प्रमाण मिले हैं जिससे ये ज्ञात होता है कि पृथ्वी पर, ठीक है, मतलब टाइम के साथ क्या हुए, अनेक जलवायु परिवर्तन हुए। आगे हम पढ़ेंगे कैसे हुआ। कुल मिला के ये गए, सर्च करने गए, और इन्होंने ये देखा, कुछ अपने रिसर्च में ये पाया कि दुनिया की कई सारी जगहें ऐसी हैं जहां पे समय के साथ अनेक जलवायु परिवर्तन हुए। इन्होंने ये माना कि कार्बोनिफेरस युग, अब पहले टाइम स्केल में चलते हैं, वहां पे हमने देखा था, वहां पे भी जो है मेजोजोइक और कार्बोनिफेरस इन युगों, क्रिटेशियस वहां पे एक वर्ड यूज हुआ था, उसकी बात हुई थी पहले। यहाँ से थोड़ा सा टॉपिक हट के मैं ज्योग्राफिकल टाइम स्केल आपको समझा देता हूँ, ताकि आपके ये बीच बीच में जो टर्म आ रहे हैं वो आप समझ पाओ, ठीक है। ये देखो, ये होता है जियोग्राफिकल टाइम स्केल। इसमें क्या होता है, इसमें ये मेन चार चीजें, एओन है, एरा है, पीरियड है और एपॉक है। इसको हिंदी में कहते हैं, इसको कहते हैं कल, इसको कहते हैं युग, इसको कहते हैं काल, इसको भी हिंदी में काल ही कहते हैं। अगर आप इसको इंग्लिश में याद कर सको तो बहुत अच्छा है, ठीक है, आपकी ज्यादा बेटर समझ में आएगा। तो एओन इसमें सबसे बड़ा है, ठीक है, सबसे बड़ा है। कहने का मतलब है जैसे ये फेनोरोजोइक एक एओन है, इसके अंदर आप देख रहे होगे इसके एक, दो और तीन एरा है, ठीक है, तीन युग है फेनोरोजोइक में। उसके बाद एक एरा में तीन अलग अलग पीरियड है, इसमें तीन अलग अलग पीरियड है, इसमें कई सारे पीरियड्स है। फिर जैसे एक क्वार्टनरी पीरियड है तो इसमें दो एपॉक है। और आज हम जो है, अगर हम कहें कहाँ हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि फेनोरोजोइक एओन के, सिनोजोइक एरा के, क्वार्टनरी पीरियड के, होलोसिन एपॉक में। समझ में आई बात? तो सबसे बड़ा मात्रक जो है इसमें एओन है, उसके बाद एरा है, फिर पीरियड है, एपॉक है। अब आते हैं यहाँ पे कार्बोनिफेरस, क्रेटेशियस आपको यहाँ पे दिखेगा। तो यहाँ तक हेडियन, आर्कियन, प्रोटोजोइक, यहाँ तक कोई ह्यूमन हिस्ट्री नहीं थी, कुछ नहीं था। फाइनली फेनोरोजोइक एओन में आके चीजें शुरू होती हैं, जिसमें एरा जो है पहले पैलियोजोइक आता है, जिसमें कैम्ब्रियन, ओर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस, ये कार्बोनिफेरस, ठीक है, यहाँ से। फिर परमियन, ट्राइएसिक, जुरासिक, जुरासिक पार्क आपने मूवी देखी होगी जहाँ पे डायनासोर्स एग्जिस्ट करते थे। उसके बाद क्रेटेशियस, पैलियोजिन, नियोजोइक और क्वाटनरी, ठीक है, ये समझ में आया। तो इसी में जो है कार्बोनिफेरस जो युग बताया गया, ये कार्बोनिफेरस यहाँ पे है, ठीक है, यानी पैलियोजोइक एरा का एक पीरियड है कार्बोनिफेरस, राइट। इतना समझ में आया। कुल मिला के एक टाइम स्केल होता है, इसमें जो वर्डिंग आती है, आप, मैं पीडीएफ आपको दे दूंगा इसकी, ठीक है, आपको लिंक मिल जाएगा उसमें, वहां से आप पीडीएफ ले सकते हैं। तो इसको एक बार देख लीजिएगा, बाद में समझ में आ जाता है कि हाँ कैसे, ठीक। वापस से टॉपिक में आते हैं कि वैगनर थे, वैगनर ने जलवायु परिवर्तन के आधार पर तरीका देखा कि किस तरीके से जो उनका लक्ष्य था, एक महाद्वीप और महासागर कैसे बने, उसको निर्धारित करने का प्रयास करा। टेलर की थ्योरी का भी थोड़ा बहुत इन्होंने प्रयोग करा, ठीक है। तो इन्होंने बेसिक वही चीज कही जो टेलर वहां पे कहते हैं। इन्होंने ये कहा कि कार्बोनिफेरस युग में जो है पूरा स्थल जो है, यानी पूरी पृथ्वी जो है वो एक एक भाग थी, यानी ये पूरी पृथ्वी है, इसमें एक बड़ा सा एक ही भाग था, ठीक है। और इसको इन्होंने जो एक बड़ा भाग है, इसको इन्होंने नाम दिया, इन्होंने कहा इसका नाम था पेंजिया, ठीक है, पेंजिया नाम याद रखना। और इसके चारों एक बहुत बड़ा महासागर था जिसको इन्होंने नाम दिया पेंथेसाला, ठीक है। सिंपल सी बात आई। इन्होंने क्या कहा, पूरा पृथ्वी एक थी, जैसे टेलर ने कहा था पूरी पृथ्वी एक थी, दो पार्ट हो गए, लॉरेंस या गोंडवाना, फिर आपस में टकराए और फिर टूट के जो है विभिन्न
जो है महाद्वीप के महासागर बने। उन्होंने भी सेम चीज लगभग वैसी ही कही, पूरी पृथ्वी एक थी, उसका नाम था पेंजिया, पेंजिया के चारों ओर बड़ा सा महासागर है, उसे कहा पैंतीसाला, ऐसा कुछ। ठीक है, ये देखो, ये पेंजिया है और ये आपस में जो बहुत बड़ा महासागर है ये पैंतीसाला है। ठीक है, फिर इन्होंने बाद में ये कहा कि धीरे धीरे जो है इसमें मीजोजोइक काल के अंदर, ठीक है, या मीजोजोइक, ठीक है, मीजोजोइक अभी हमने पढ़ा दिन, ये है मीजोजोइक। ठीक है, तो इस मीजोजोइक क्या काल के अंदर ये दो भागों में टूट गया। कौन से दो भाग? सेम जो उन्होंने बताए, लॉरेंशिया और गोंडवाना। ठीक है, और लॉरेंशिया और गोंडवाना के बीच में ये टेथिस सागर बन गया। ठीक है, अगर आपने हिमालय का निर्माण एनसीईआरटी में पढ़ा होगा तो वो यही कहता है कि लॉरेंशिया गोंडवाना थे, बीच में टेथिस सागर था, दोनों आपस में टकराए और टेथिस सागर ऊपर उठा, हिमालय का निर्माण हुआ। ठीक है, तो वैसे ही इन्होंने कुछ समझाने का प्रयास किया कि इन्होंने कहा मीजोजोइक काल में जो पूरी पृथ्वी पेंजिया था वो टूटी, दो भाग बने, एक भाग था लॉरेंशिया, दूसरा था गोंडवाना और बीच में बन गया टेथिस सागर। ठीक है, फिर उन्होंने कहा, जो उस टाइम पे टेलर ने कहा था कि जो स्थल भाग है वो सियाल से बना है। मैंने समझा दिया कि कैसे सियाल, इसको ऐसे नहीं समझना है कि पानी है उसके ऊपर पृथ्वी तैर रही है, ऐसा नहीं है, वो तैरना बहुत ज्यादा हाइपोथेटिकल है। ठीक है, तो स्थल भाग उन्होंने कहा सियाल से बना है और समुद्री भाग सीमा से बना हुआ है, और बिना किसी रुकावट के सियाल जो है सीमा के ऊपर तैर रहा है। वही बिल्कुल टेलर वाले कॉपी पेस्ट। ठीक, आगे चलकर इन्होंने कहा कि पेंजिया का विभाजन हो गया और उसी के परिणाम स्वरूप महाद्वीपों और महासागर प्राप्त हुए। आप कहेंगे ये तो वही हो गया, उन्होंने कॉपी पेस्ट मार दिया, लेकिन नहीं, उन्होंने कुछ चीजें उसमें ऐड करने का प्रयास करा। क्या ऐड करने का प्रयास किया? देखो, एक तो इन्होंने ये कहा कि जो हमने देखा था कि टेलर ने थ्योरी तो दी थी, लेकिन उनकी आलोचना जो सबसे बड़ी ये थी कि जो प्रवाह के लिए बल का प्रयोग हो रहा था, उन्होंने कहा कि ज्वारी बल का प्रयोग हो रहा है, जिसको लेके काफी ज्यादा संशय था। ठीक है, तो इन्होंने भी यही कहा कि इन्होंने कहा जो भूमध्य रेखा की ओर प्रवाह हो रहा है, ठीक है, यानी इनका प्रवाह इस मध्य रेखा की ओर हो रहा है, उसका कारण है प्लवनशीलता। ठीक है, जिसे बियोंसी फोर्स कहते हैं। आर्किमिडीज का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा, वहां पे बियोंसी का यूज होता है। ठीक है, कुल मिला के बियोंसी फोर्स कुछ नहीं है, पानी के ऊपर कोई चीज तैर रही हो एक तरीके से, तो उसके नीचे जो है प्लवनशीलता बल लगता है, उसकी वजह से। जैसे आपने वो भी एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल पढ़ा होगा कि अगर आप किसी कागज के जहाज को पानी के ऊपर रख दो तो वो चलने लगता है, किस वजह से? वो प्लवनशीलता बल की वजह से। ठीक है, तो वो ये कहते हैं कि जो नॉर्थ टू साउथ इस तरीके से अगर ये स्थल मूव हो रहे हैं तो किस वजह से मूव हो रही है? इस प्लवनशीलता बल की वजह से, बियोंसी फोर्स की वजह से। एक चीज इन्होंने और ऐड करी। दूसरा, हम ये पढ़ चुके हैं कि इन्होंने कहा था ज्वारी बल की वजह से, तो ये इन्होंने एज इट इज रहने दिया। इन्होंने कहा हाँ, सूर्य और चंद्रमा के जो ज्वारी बल है उसकी वजह से एक दूसरे की तरफ मूव हुए हो। ठीक है, और ये चीज भी टेलर बता चुके थे कि इनमें जो विस्थापन हुआ, जो प्रवाह हुआ, एक तो था भूमध्य रेखा की ओर, दूसरा था पश्चिम की ओर। ठीक है, इधर की ओर, दूसरा इधर की ओर। ठीक है, ऑलमोस्ट ज्यादातर चीजें इन्होंने टेलर की कॉपी करी। एक चीज ने और बताया इन्होंने, जैसे वहां पे टेलर थे, टेलर ने सिंपल इतना बताया कि लॉरेंशिया गोंडवाना टकराए, बीच में वलय पर्वत यानी फोल्ड माउंटेन का निर्माण हुआ। ऐसे ही कुछ इन्होंने समझाने का प्रयास किया, लेकिन दूसरे वे में, क्योंकि आपस में टकरा के जो वलय पर्वत बनने की धारणा है, कई ज्योग्राफर ने उसे रिजेक्ट कर दिया था, तो इन्होंने एक नई चीज बताई। इन्होंने कहा कि जब इस तरीके से ये लॉरेंशिया है, ये गोंडवाना है, ये वेस्ट की तरफ, पश्चिम की तरफ मूव हो रहा है, ठीक है, तो ये क्या करेगा? ये बना है सियाल से, और ये यहाँ समुद्र की जो सतह बनी है ज्यादातर बनी है सीमा से। तो यहाँ से ये जब मूव होगा तो सियाल सीमा से टकराएगा। तो सीमा से टकराव की वजह से क्या हुआ? इन स्थलों में मोड़ आ गए, इस तरीके से मोड़ आ गए। ठीक है, दोनों में घर्षण हुआ तो मुड़ गए। इन किनारों में मुड़ने की वजह से क्या हुआ? यहाँ पे ये जो नॉर्थ की ओर, मैंने बताया ना कि दो ही महाद्वीप नॉर्थ की ओर गए, एक नॉर्थ अमेरिका, दूसरा साउथ अमेरिका। ठीक है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका में इधर इस वाले साइड निर्माण हुआ रॉकी का, और साउथ अमेरिका में निर्माण हुआ एंडीज का। ठीक है, जिसको कहते हैं एंडीज। एंडीज, रॉकीज और एंडीज क्या है? पर्वतमाला, जैसे हिमालय पर्वतमाला है वैसे ही है। थोड़ी सी मैप में दिखाता हूँ आपको। ये देखो, यहाँ पे है, अगर आप अपने मैप खोलेंगे अपने हिसाब से तो उसमें आपको दिखेगा, तो यहाँ पे लिखा है रॉकी माउंटेन्स, ये, और यहाँ पे लिखा है एंडीज। ठीक है, तो वैगनर बता रहे हैं कि रॉकी और माउंटेन, एंडीज माउंटेन कैसे बने, कि ये जो है पूरा का पूरा महाद्वीप वेस्ट की तरफ, पश्चिम की तरफ आया। इसमें क्योंकि ये समुद्र है, सीमा से बना हुआ है, दोनों में टकराव हुआ, टकराव होने की वजह से इनकी स्थल में यहाँ इन किनारों पर मोड़ आ गए, जिससे बने रॉकीज और एंडीज। ठीक है, समझ में आया? उसके बाद इन्होंने कहा कि महाद्वीपीय भागों में भूमध्य रेखा की ओर आने से टेथिस सागर में मोड़ पड़ गए, हिमालय। समझ में आ गया? जहाँ टेथिस सागर हिमालय, हिमालय का निर्माण आपने पढ़ा होगा कि लॉरेंशिया और गोंडवाना एक दूसरे की तरफ आए, भूमध्य रेखा की तरफ आए, टकराए और टेथिस सागर में मोड़ पड़ गई, हिमालय का निर्माण हुआ। तो वही चीज उन्होंने भी कही है
कि महाद्वीपीय भागों में भूमध्य रेखा की ओर आने से तैतीस सागर में मोड़ पड़ गई, जिससे पर्वत श्रेणी की रचना हुई। बीच में जो हिमालय पर्वत श्रेणी वगैरह है उनका निर्माण हुआ। सिंपल सी बात। उसके बाद इन्होंने एक चीज और कही, विशेषकर द्वीपों को लेके। इन्होंने कहा इसमें, क्योंकि द्वीप कैसे बने, द्वीप क्या होते हैं वो तो समझ में आता ना। जैसे आपकी इंडिया है, इंडिया के यहाँ पे बगल में छोटे छोटे जैसे लक्षद्वीप और मालदीव, ऐसे छोटे छोटे द्वीप। तो ये छोटे छोटे द्वीप कैसे बने, इसमें इन्होंने ये अपना सिद्धांत दिया। इन्होंने कहा ऐसा हुआ कि जब ये मूव कर रहे हैं वेस्ट की तरफ, इधर की तरफ या फिर ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, तो ये मूवमेंट के कारण नीचे इसमें थोड़ा घर्षण हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हुआ, कुछ पार्ट हल्का हल्का टूट गए और पीछे रह गए, और वही जो है द्वीप बन गए। बहुत ही सिंपलिस्टिक इन्होंने थ्योरी दे दी कि इन्होंने कहा महाद्वीपों में बहाव के दौरान जो हिस्से टूटकर पीछे रह गए थे वो छोटे बड़े द्वीप थे। बहुत सिंपलिस्टिक थ्योरी दे दी। ठीक है, चलिए एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, टेलर था, टेलर ने क्या कहा, टेलर ने सबसे पहले कहा कि पूरा जो पृथ्वी है वो पहले एक थी, लॉरेंसिया, नीचे गोंडवाना, और ये दोनों मूव हुए, इसकी वजह से मूव हुए, ज्वारीय शक्ति की वजह से मूव हुए, और बीच में जो है टकराने की वजह से वलय पर्वत बन गए। सिंपल इतना। वेगनर आए, वेगनर ने कुछ चीजें और ऐड करी। वेगनर ने कहा कि ये जो है पहले पूरा एक था, जिसे हम ये कह रहे थे पेंचिया, और इसके चारों तरफ समुद्र था जिसे हम कह रहे थे पेंथेसाला, पेंथेसाला। ठीक है, और ये सियाल सीमा के ऊपर तैर रहा है। कैसे तैरता है वो मैंने बता दिया, एग्जैक्टली वो तैरना नहीं, हाइपोथेटिकल है, तैर रहा है, जिसकी वजह से इनमें मूवमेंट हुई भूमध्य रेखा की तरफ, तो दोनों आपस में टकराए, जिस वजह से तैतीस सागर जो बीच में बना था उसमें मोड़ आए, तो हिमालय पर्वत श्रृंखला बनी। वेस्ट की तरफ अगर ये जो जा रहे थे उनमें सीमा से टकराव के कारण यहाँ रॉकी बन गया, यहाँ एंडीज बन गया। ठीक है, और द्वीप कैसे बने, द्वीप ने कहा सिंपली जब ये मूव कर रहे थे तो कुछ हिस्से टूट कर पीछे रह गए, वो द्वीप बने। सिंपल, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इतनी ही है वैगनर की थ्योरी। ठीक है, सिंपल सी बात, इसको कंफ्यूज नहीं करना। अब इनके सिद्धांत के पक्ष में कुछ लोगों ने प्रमाण दिए, इन्होंने भी स्वयं कुछ प्रमाण दिए जो सही भी हैं। मैंने पहले भी बताया कि ये जो है एक क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे जो जलवायु परिवर्तन पर जो है रिसर्च कर रहे थे। तो इन्होंने जलवायु परिवर्तन के दौरान जो जो इनको साक्ष्य मिले उन्हें ही इन्होंने जो है सबसे पहले ऐड करना शुरू करा। जैसे इन्होंने ये दिया, सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि आज अगर इन महाद्वीपों को जोड़ दिया जाए तो वापस से पेंजिया का रूप दिया जा सकता है। ठीक है, ये समझ में आता है आपके? देखो, अगर इसको उठा के, इस वाले पार्ट को उठा के मैं यहाँ पे जोड़ दूं तो ये आपस में जुड़ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से जुड़ जाएगा। वैसे ही अगर इस वाले पार्ट को देखो इधर जोड़ दिया जाए तो ये पूरा पार्ट एक साथ जुड़ जाएगा। तो कुल मिला के वैगनर ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आज के जो महाद्वीप है इनको सबको एक साथ जोड़ दिया जाए तो वापस से पेंजिया खड़ा किया जा सकता है। यानी कुल मिला के ये डेफिनेटली जो थे पहले एक ही थे। ठीक है, हालांकि कुछ पार्ट नहीं मैच कर पाएंगे, लेकिन हाँ हाइपोथेटिकली मैच करते ही यह हम मान सकते हैं। उसके बाद इन्होंने कहा कि तटों के में भौगोलिक एकरूपता पाई जाती है। इसका मीनिंग क्या है? ठीक है, यहाँ पे इसमें जोड़ के भी दिखाया गया। देखो, साउथ अमेरिका को अफ्रीका के साथ जोड़ा जा सकता है, यहाँ इंडिया वाले अंटार्कटिका, ये सारे जोड़े जा सकते हैं। तटों को में भौगोलिक एकरूपता पाई जाती है, इसका क्या मतलब होता है? देखो, ऐसा समझने का प्रयास करो। मैंने क्या कहा कि इसको इसके साथ जोड़ा जा सकता है, यानी ये पहले एक रहे होंगे, यानी इन दोनों में कनेक्शन होना चाहिए, होना चाहिए। हाँ। अगर हम देखें आज भी तो यहाँ की जो वनस्पति है वो लगभग यहाँ के जैसी पाई जाती है, जो वैगनर ने भी सबसे पहले नोट करा। ठीक है, इन्होंने कहा कि यहाँ पे जो वनस्पति पाई जाती है वो वनस्पति लगभग यहाँ पे भी पाई जाती है। यहाँ पे जो जीव जंतु पाए जाते हैं वो यहाँ पे भी पाए जाते हैं। ठीक है, पाए जाते हैं या पाए जाते थे। ठीक है, दोनों चीजें पॉसिबल हो सकती है। अब पाए कैसे जाते थे, उनके जो है क्या मिलेंगे आपको, स्केटलन मिलेंगे, यानी उनके पुरानी हड्डियां इस तरीके से डायनासोर्स की मिले। ठीक है, ऐसा भी तो है ना कि डायनासोर अगर साउथ अफ्रीका में थे तो यहाँ अफ्रीका कैसे पहुंचे? बीच में तो क्या था, सागर था। इसका मतलब अगर डायनासोर यहाँ भी पाए गए, यहाँ भी पाए गए, इसका मतलब ये तो एक था। समझ में आती बात? इस तरीके से इन्होंने क्या कहा कि तटों में भौगोलिक एकरूपता पाई जाती है। वो तटों की वनस्पतियों में हो सकती है, वो वहाँ के जंतुओं में हो सकती है। एग्जाम्पल भी लिखा है, जैसे स्कैंडिनेविया में लेमिंग नाम का जंतु पाया जाता है, वो यूरोप में भी पाया जाता है। ठीक है, स्कैंडिनेविया यहाँ पे पड़ता है कुछ। ठीक है, ये वाला पार्ट स्कैंडिनेविया, जहाँ पे ग्रीनलैंड है, इसके बाद इसको इधर वाला पार्ट, छोटे छोटे स्कॉटलैंड और ये वाला फिनलैंड वाला पार्ट, इसको कहते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्री। 2-3 कंट्री इसमें आती है, स्कॉटलैंड, फिनलैंड और आई थिंक नॉर्वे, ये 3 मिला के इनको स्कैंडिनेवियन कहा जाता है। तो यहाँ पे जो जंतु है वो यूरोप में भी पाए जाते हैं, जबकि इनमें गैप है, समुद्र है बीच में। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल इन्हें देने का प्रयास करा। ठीक है, मतलब बहुत टिपिकल नहीं बनाना है, इसको सिंपली समझना है कि
वेगनर ने कुछ साक्ष्य दिए। उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि सबको एक साथ जोड़ा जा सकता है। दूसरा, इनके तटों में एकरूपता पाई जा सकती है, यानी जो वनस्पति इस तट पे पाई जाती है वो यहाँ भी पाई जा रही है, ये पाई जाती थी। जो जंतु यहाँ पाए जाते थे वो यहाँ पे पाए जाते, यानी पहले ये डेफिनेटली जुड़े हुए थे। ठीक। प्राचीन जलवायु संबंधी साक्ष्य कैसे थे? आज के टाइम पे ये नोट करा गया, बाद में जाके जितने भी क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे या ज्योग्राफियन थे उन्होंने ये नोट करा कि आज जैसे ये वाला पार्ट है, ठीक है, ये आर्कटिक वाला पार्ट है, तो आर्कटिक में आज जो है 6 महीने रात रहती है और 6 मंथ यहाँ पे दिन रहते हैं। तो यहाँ पे बहुत हैवी बर्फ है, बहुत ज्यादा बर्फ है, ठीक है। तो यहाँ पे किसी भी तरीके से अगर हमेशा यहाँ बर्फ रही है तो किसी भी तरीके से यहाँ पे वनस्पति तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि डेजर्ट है, कोल्ड डेजर्ट है। लेकिन इस पे जब रिसर्च करना शुरू किया तो ये पाया गया कि आर्कटिक में भी गहराई पे जाने पर क्या पाए जाते हैं, ओल्ड पुरानी वनस्पतियों के साक्ष्य पाए जाते हैं। यानी एक टाइम पे आर्कटिक के नीचे, आर्कटिक में जो है वो जंगल हुआ करते थे, इस तरीके के साक्ष्य पाए गए। तो आर्कटिक में जंगल कहाँ से आए? तो आर्कटिक तो बिल्कुल क्या है, बर्फ से ढका हुआ है। तो इससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि एक टाइम पे आर्कटिक कहीं ना कहीं इधर होगा, भूमध्य रेखा के आसपास हुआ होगा, और ये जो है धीरे धीरे मूव करा होगा नॉर्थ की ओर। तो ये जो है आर्कटिक कहीं ना कहीं यहाँ पाएगा। लेकिन फिर इसमें कॉन्फ्लिक्ट होता है वेगनर के साथ, क्योंकि उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा ये तो मध्य रेखा की ओर आए, ठीक है। लेकिन इसका उल्टा भी देखा गया कि ये जो इक्वेटर वाले आसपास की जो कंट्रियां हैं, खासतौर पर जैसे सारा डेजर्ट है जहाँ पे रेगिस्तान है, जहाँ पे पेड़ पौधे वनस्पति संभव नहीं है, सहारा डेजर्ट में भी अगर खुदाई करें देखें तो वहां भी वनस्पतियों के साक्ष्य पाए गए। इसका मतलब है कि एक टाइम पे सहारा डेजर्ट नहीं होता था, कहीं वो ऐसी जगह पे था जहां बहुत सारी वनस्पतियां होती थी। तो कुल मिला के ऐसे कई इन्होंने प्राचीन जलवायु संबंधी साक्ष्य दिए, जिससे ये समझ में आता है कि हाँ वास्तव में महाद्वीप जो है वहां पे जहाँ पे आज है वहां पे तो नहीं थे, कहीं और जगह पे थे, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ इन्होंने अपने सिद्धांत के पक्ष में साक्ष्य दिए, ठीक है। उसके बाद इनकी कुछ कमियां ज्योग्राफर ने निकाल के दी बाद में, कि फिर रिसर्च हुई, कुछ ज्योग्राफर ने इनकी कमियां निकाल के दी। जैसे इन्होंने कहा कि महाद्वीपीय के प्रभाव के लिए बल उपयुक्त नहीं, ये फोर्स वाला जो है हमने देखा टेलर में भी था, वैगनर में भी था, क्योंकि उन्होंने अलग से कुछ फोर्स ऐड नहीं करा था, उन्होंने वही ज्वारीय शक्ति और इन्होंने बस एक वो प्लवनशीलता वाला बग बियोन्सी फोर्स ऐड करा, उसके अलावा कुछ करा भी नहीं था, ठीक है। तो एक तो ये कमी थी। दूसरा, इन्होंने सियाल के ऊपर जो सियाल का सीमा के ऊपर बहने का सिद्धांत है वो गलत है, कि हमें पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अंदर कि आज मॉडर्न ज्योग्राफी है वो क्या मानती है। आज कई लोग ये मानते हैं, क्योंकि वो एनसीईआरटी में लिख दिया गया ना पुराना कि सियाल सीमा के ऊपर तैर रही है, तो हम ये मान के चलते हैं कि सियाल सीमा के ऊपर तैर रही है वगैरह। ऐसा है नहीं एक्चुअल में। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, ये अगर पृथ्वी है तो पृथ्वी को 3 भागों में मेनली हम बांटते हैं। ऊपर वाला पार्ट आपने पढ़ा भी होगा, इसको कहते हैं क्रस्ट, ये वाला पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं मेंटल, और ये नीचे वाला पार्ट होता है जिसको कहते हैं कोर, ठीक है। मेंटल वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, जिसका ऊपरी भाग जिसको अपर मेंटल या ऊपरी मेंटल कहते हैं, ये बना होता है हल्का सा लिक्विड, ठीक है। ये जलीय अवस्था में, जल बेसिकली जल नहीं है, ऐसा समझो कि बहुत सारे तत्व थे जो पिघल गए हैं। पिघल क्यों गए हैं? क्योंकि बहुत नीचे है, नीचे जाने की वजह से गर्मी बढ़ गई है तो पिघल गए, तो ये वाला पार्ट लिक्विड हो गया है। और ये बना हुआ है सीमा से, और ये सरफेस जो बनी होती है वो बनी है सियाल से, ठीक है। इसको हम कहते हैं या तो क्रस्ट कह लो, या फिर इसमें ये इसे कहते हैं लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर यानी इसको हम हिंदी में कहते हैं स्थल मंडल। स्थल मंडल जो होता है हमारी सरफेस से 200 किलोमीटर नीचे तक, गहराई तक। तो और ये मेंटल वाला पार्ट, इस वाले पार्ट को कहते हैं एस्थेनोस्फीयर, जिसे हम कहते हैं हिंदी में दुर्बलता मंडल। दुर्बलता मंडल। तो कायदे से यानी जो मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि रादर देन कि हम ये कह रहे हैं कि सीमा के ऊपर सियाल तैर रहा है, ये कहने के बजाय ये कहा जाना चाहिए कि एस्थेनोस्फीयर यानी दुर्बलता मंडल के ऊपर स्थल मंडल तैर रहा है, क्योंकि दुर्बलता मंडल यानी एस्थेनोस्फीयर लिक्विड फॉर्म में है और स्थल मंडल सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है। तो यहाँ पे सियाल सीमा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि पूरी क्रस्ट सियाल से नहीं बनी है, पूरी मेंटल सीमा से नहीं बनी हुई है। एक तरीके से जो मॉडर्न ज्योग्राफी इसको मानती है, सीमा के ऊपर जो सियाल बह रही है, वो पूरा सिद्धांत गलत है। उसके अलावा इनकी थ्योरी में जो कमी थी वो ये थी कि जो पर्वतों के निर्माण के लिए इन्होंने जो टकराव बताया, घटना बढ़ना बताया, कुछ द्वीप का निर्माण के लिए जो भी बताया, वो सारा जो है गलत है। वो हम बाद में पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक के अंदर कि वास्तव में कैसे जो है ये पर्वत पठार और ये ज्वालामुखी या फिर द्वीप कैसे बने, वो हम बाद में जाके आगे जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है।
इसके अलावा इन्होंने जो सिद्धांत दिया कि महाद्वीपों का उत्तर में पश्चिम में इस तरीके से बहाव होता है, ये सिद्धांत गलत है, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि उत्तर में बहे होंगे। जैसे मैंने एक एग्जांपल आपको ये बताया कि जो आर्कटिक है, आर्कटिक वाले पार्ट में जो है आज तो बर्फ है, लेकिन पहले यहाँ पे वनस्पतियां पाई गई, ठीक है, पुरानी वनस्पतियों के साक्ष्य पाए गए। इसका मतलब ये जो आर्कटिक वाला एरिया है कहीं ना कहीं ये नीचे की तरफ था। अगर नीचे था तो इसका मतलब इसमें कहीं ना कहीं क्या था, उत्तर की ओर भी बहाव था, ठीक है। तो जो भूमध्य रेखा की ओर आने वाली जो थ्योरी थी वो तो ऑटोमेटिकली गलत हो जाती है। इसके अलावा फिर आप देखेंगे कि अगर जैसे ये वाला पार्ट है अफ्रीका, ये वाला इंडियन वाला पार्ट है, तो आपको इसमें देखिएगा इंडिया वाला पार्ट ऊपर की तरफ मूव हुआ है, तो इसका मतलब ये सिर्फ न कि उत्तर बल्कि उत्तर पूर्व की तरफ मूव हुआ है। तो इस तरीके से ये केवल उत्तर या केवल दक्षिण या केवल पश्चिम में जो बहने की उन्होंने बात कही वो सिद्धांत गलत है, ठीक है। कुल मिला के इनकी कमियां समझ में आ गई, इनकी थ्योरी समझ में आ गई, और मैंने पहले ही आपको बताया जिन्होंने भी थ्योरी दी, चाहे टेलर हो या वैगनर हो या जिनने भी थ्योरी दी, उनकी अपनी एक सक्सेस रही, ठीक है। जैसे सबसे पहले टेलर ने ये कॉन्सेप्ट शुरू करा कि सारी जो पूरी अर्थ है एक थी, जो आज भी सही मानी जाती है, ठीक है। प्लेट टेक्टोनिक पढ़ेंगे इसमें क्या कमियां ऊपर नीचे था, लेकिन कुछ कुछ न कुछ उन्होंने बीज बोया। उसी तरीके से वैगनर की भी कुछ उपलब्धियां रही, जैसे उन्होंने जो महाद्वीपों को बहाव का सिद्धांत है, फ्लोटिंग का सिद्धांत है, वो सही दिया। जैसे मैंने आपको ये समझाया कि हालांकि उन्होंने ये कहा कि सियाल जो है सीमा के ऊपर तैर रहा है, ये गलत है, जबकि असल क्या है, स्थल मंडल जो है वो दुर्बलता मंडल के ऊपर तैर रहा है। लेकिन कुल मिला के वो बहने वाली बात तो बिल्कुल सही करी इन्होंने, ठीक है। पेंजिया का सिद्धांत सही है, पेंजिया मतलब पूरी अर्थ एक थी, जो टेलर ने भी कही थी, वो सिद्धांत सही है। उसके अलावा महाद्वीप के बहाव के पक्ष में दिए गए साक्ष्य सही है। कौन से साक्ष्य? वनस्पति वाले साक्ष्य। कौन से साक्ष्य? वो जंतुओं वाले साक्ष्य की जो जंतु इधर है वो वहां भी था। वो साक्ष्य जो है बाद में ज्योग्राफर की जो है उससे काफी सारी हेल्प हुई। तो कुल मिला के वैगनर भी टेलर भी अपने तौर पर कहीं ना कहीं सक्सेसफुल थे। कुछ बहुत कमियां थी जो बाद में जाके प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अंदर जो है वो पूरी हुई, ठीक है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या है, इसे हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना काफी है। आपको बताना है, मैंने पहले भी कहा कि आपका फीडबैक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आप फीडबैक दिए कमेंट में कि कैसी आपको ये वीडियो लगी, क्या आप रिफॉर्म चाहते हैं, कितना आप डीप चाहते हैं, कितना आप सर्फिशियल चाहते हैं, क्या चाहते हैं, वो अपनी फीडबैक हमें जरूर दीजिए। इसके अलावा हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच।